नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीजेआई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब कुछ दिनों के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। 10 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा है, उन्हें आगे का भविष्य भी दिखाई देने लगा है और अब चारों तरफ घूम घूम कर माफी मांगते फिर रहे हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंस में, किसी गांव में जाकर संबोधन करते हुए वो हर जगह पर ऐसे अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए या फिर किसी हाई कोर्ट के जस्टिस रहते हुए उन्होंने बड़ी गलतियां की है। परसेप्शन उनके खिलाफ बना है, दिक्कतें हुई है और इसी बात को लेकर कहीं न कहीं उनके दिल में कशक है, जो अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाते हुए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निकाल रहे हैं, बता रहे हैं। पिछले दिनों वो गोवा गए हुए थे। गोवा में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एक कॉन्फ्रेंस था और उस कॉन्फ्रेंस में सीजेआई चंद्रचूड़ को बुलाया गया था। वहां पर वो गए हुए थे और उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जनता की अदालत है, लेकिन जनता की अदालत जनता के लिए है या किसी और के लिए है। लेकिन जनता की अदालत बोलने से पहले उन्होंने ये नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट में जनता जाति भी है या फिर वो जनता जाति है जिनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी हो सकते हैं, जिनके वकील कपिल सिब्बल हो सकते हैं, जिनके वकील इंदिरा जयसिंह हो सकती हैं, जिनके वकील महमूद प्राचा जैसे लोग हो सकते हैं, केटीएस तुलसी जैसे वकील रखने की जिसकी क्षमता है, वही तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे महंगे वकीलों की फीस देना क्या जनता के लिए सामान्य है? क्या सामान्य लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं? लेकिन यही तक नहीं, जनता की अदालत की बात करते हुए उन्होंने एक और बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले जो किसी के पक्ष में आते हैं उसके तो स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बारे में अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन जब किसी वैचारिक विभेद में, किसी के विरोध में फैसले आते हैं तो उसकी आलोचना होने लगती है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत बनाने की बात कर रहे हैं। हम संसद में नहीं बैठे हैं कि विपक्ष की भूमिका में हमें नहीं होना चाहिए। ये अब सीजेआई चंद्रचूड़ को समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सच में विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है। इतने सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए और जो जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है उससे तो यही लगता रहा कि सुप्रीम कोर्ट सच में विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है। और यही नहीं, बल्कि कई मंत्रियों ने, कानून मंत्री जब किरण रिजिजू थे तो उन्होंने कई बार कहा था कि फैसले तो अपनी जगह है, लेकिन जज साहब जो टिप्पणियां करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो वर्बल टिप्पणियां आती है इन जजों की, उसका फैसले से कोई लेना देना नहीं रहता। फिर भी वो टिप्पणियां विपक्ष के लिए एक टूल का काम करता है। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां उसको सरकार के खिलाफ उपयोग करती है, जबकि फैसले से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आर्टिकल 370 के खिलाफ इन लोगों ने याचिका दायर की, उस पर कोई टिप्पणी हो, या फिर सेकुलरिज्म के ऊपर डिबेट चल रहा हो, उस पर कोई टिप्पणी हो, या फिर इन लोगों ने जिस तरीके से सावन के महीने में नेम प्लेट विवाद में टिप्पणी की या बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टिप्पणी की, ये सारी टिप्पणियां ऐसी जजों की होती है जो कि सरकार के खिलाफ उपयोग किया जाता है, जबकि फैसले का इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे भी बड़ी बात, ये कानून मंत्री तक सीमित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था, जब इलेक्शन बाउंड के ऊपर वहां फैसला होने वाला था और उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक टिप्पणी की जा रही थी, फैसला भी हुआ और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, इलेक्टोरल बाउंड पर बैन लगा दिया, कानून को खारिज कर दिया। आधार क्या था? आधार एक टेक्निकलिटी थी, टेक्निकल आधार पर इसे खारिज किया गया था। कोई ऐसे संवैधानिक बहस नहीं हो रही थी। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में जो अचानक से याचिकाओं की बाढ़ आ जाती है, उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सोचना चाहिए और सबसे ज्यादा गंभीर विचार तो सीजेआई को करना चाहिए था कि कौन से आधार हैं जिसके कारण कुछ नेता करप्शन के
मामले में जेल में होते हैं और हाई कोर्ट या निचली अदालत को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए आ जाते हैं। ऐसी स्थितियां हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से बेल कोर्ट, जमानत की अदालत कहा जाने लगा है। इस टिप्पणियों का असर आपके ऊपर नहीं पड़ा। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जिस तरीके से एक टेक्निकल आधार पर इस पूरे कानून को खारिज किया गया, उसमें यह नहीं देखा गया कि इससे चुनाव में जो पैसे आते हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी हो रही है। चुनावी चंदा की जो चर्चा हो रही है, चुनावी चंदा, क्या बिना चंदे का चुनाव लड़ा जा सकता है? यह तो सबको पता है कि चुनाव में चंदा लिया ही जाएगा। सारी पार्टियां पैसे लेती है, लेकिन पैसे व्हाइट मनी ले या ब्लैक मनी ले। अब व्हाइट मनी अगर होता है तो उसका सीधे किसी कंपनी ने दिया, किसी व्यक्ति ने दिया, उसका रिकॉर्ड होता है। भले ही उसको रिवील न किया जाए, ये अलग बात है, लेकिन वो व्हाइट मनी ही होगा क्योंकि अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में होता था। कोई भी कंपनी या व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और वो एसबीआई के यहां जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा। 15 दिन का समय उसके पास होगा कि वो किस पार्टी के पास इसको दे और उस पार्टी का नाम लिखकर उसको सबमिट करेगा। उसके बाद उसके पार्टी के, यानी राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये बोरियों में भरकर ब्लैक मनी नहीं आएगा। ये ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ है। इसमें जानकारी नहीं आ रही है उन लोगों की, उन कंपनियों की जो कि चुनावी चंदा दे रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ तो आपने वही कहा था कि जो जजों की प्रॉपर्टी की बात हुई थी, जजों की प्रॉपर्टी रिवील होनी चाहिए सबको। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अपने जो वेब पोर्टल हैं उस पर अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी दें। इसके बारे में भी तो ये कानून बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई और फिर उसके बाद आरटीआई दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से ही कहा गया कि ये वॉलेंटियरली है, ये स्वेच्छा से अगर कोई जज चाहे तो अपनी संपत्ति के बारे में ब्यौरा वेब पोर्टल पर दे सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। नहीं तो सीजीआई के पास बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति की जानकारी दे। ये कौन सी बड़ी बात थी? 27 जजों ने बंद लिफाफे में सीजीआई के पास अपनी संपत्ति की जानकारी दी। उसमें तो आपने आरटीआई को खारिज कर दिया कि यहां जजों के फेवर में जाता है, तो यह आरटीआई इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए वैध नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी तो आपने यही बात कही थी। इसलिए गृह मंत्री के बाद पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसलों में ध्यान रखना चाहिए जिससे देश का हित और अहित जुड़ा हुआ हो। सिर्फ टेक्निकल रीजन से कोई भी ऐसा फैसला नहीं दिया जाना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। साथ ही यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में विपक्ष को हथियार बनाने वाले वो टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, वो फैसले नहीं होने चाहिए जिससे कि विरोधी पार्टियां उसे हथियार की तरह उपयोग करें। लेकिन आज यह एहसास हो रहा है सीजेआई चंद्रचूड़ को, क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से उनका नाता टूट जाएगा और इसलिए उन्होंने गोवा में क्या कहा कि हम विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत बनना चाहिए, विपक्ष की भूमिका में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने अपने कार्यकाल में जितने फैसले दिए वो ऐसा ही लग रहा था कि आप विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं। आप सरकार से वैसे ही बेतुके सवाल पूछ रहे हैं जैसे विपक्ष की बैठी हुई पार्टियां पूछ रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बात कही। वो अपने पैतृक गांव गए हुए थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और इस बीच उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में 3 महीना तक हमारे पास ये केस पेंडिंग पड़ा रहा। हम लोग फैसला लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करें। लेकिन जब कोई भी दरवाजा, कोई भी विकल्प दिखाई नहीं पड़ता तो ईश्वर की शरण में जाना होता है। अब आध्यात्मिक हो गए, ऐसे बहुत बड़े नास्तिकवादी अपने आप को बताएंगे, लेकिन फिर भी ये नास्तिकता से उठकर अध्यात्मवादी हो गए और कहे ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। और हमने ईश्वर से प्रार्थना की और इसके बाद हमने ये फैसला लिया बाबरी मस्जिद और
श्री राम मंदिर के विवाद में अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने का रास्ता हमने ईश्वर ने दिखाया था। अब इनकी क्रिटिसाइज हो रही है, इनकी आलोचनाएं हो रही है और वही वामपंथी लोग, वही जो इनके फेवर में बार बार आर्टिकल लिखा करते थे, आज कह रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए हैं। अब रिटायरमेंट के पहले इनको लगने लगा है कि ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये तो पहले ही आपको समझना चाहिए। अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं और जो फैसले आगे आने की संभावनाएं हैं, उसमें एक एक फैसलों में कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि किसी तरीके से सरकार को घेरा जाए। सरकार, ये सिस्टम जिस तरीके से इन लोगों ने बनाया है, उससे तो यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही विपक्ष में बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका में ही रहती है, जो आज सीजेआई चंद्रचूड़ बार बार कह रहे हैं। लेकिन इनसे भी बड़ी बात है इनके उत्तराधिकारी को लेकर। ये जो कॉलेजियम व्यवस्था से निकले हुए सारे जज हैं, इनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो लगेगा कि ये दो दो पीढ़ी, तीन तीन पीढ़ी से जज ही बनते आ रहे हैं। जब इनके वकालत का पेशा बहुत बेहतरीन नहीं चलता तो इनको जजशिप चाहिए होता है, और उसी में जस्टिस संजीव खन्ना हैं जो अगले सीजेआई बनने वाले हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जिनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और उसी दिल्ली हाई कोर्ट से इन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू किया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने 2005 में इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। क्यों? क्योंकि इनके पिता भी जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उनके चाचा यानी कि जस्टिस खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना, जस्टिस एचआर खन्ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। मतलब इनकी एक पीढ़ी पहले भी जज ही थे, एक पीढ़ी बाद भी अब जज ही रहेंगे। और जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉलेजियम को अब लीड करेंगे और उस कॉलेजियम से आगे जजों का अपॉइंटमेंट होगा। और उसके बाद अभी ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, इनके बेटे अभिनव चंद्रचूड़ भी उसी लाइन में खड़े हैं कि अगर 2, 4, 5 साल में ये वकालत का उनका पेशा बहुत बेहतर नहीं चलेगा तो किसी न किसी हाई कोर्ट में एडजस्ट करने के लिए सोचेंगे। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी सीनियर चंद्रचूड़, सारे के सारे जजों का खानदान ही है। अभिनव चंद्रचूड़ भी उसी दौड़ में है और इसलिए अलग अलग सेमिनारों में जाकर बार बार सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, देश में निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, ताकि उसी गुट का हिस्सा बन सके जो इस पूरे सिस्टम पर कब्जा किए हुए है। और आज जस्टिस संजीव खन्ना अब अगली पीढ़ी के जजों के लिए तैयारी करेंगे कि कॉलेजियम का हिस्सा रहते हुए किन किन हाई कोर्ट्स में कौन कौन से जज नियुक्त करने हैं, जो कि उनके पिता जज थे, एडवोकेट जनरल थे, सॉलिसिटर जनरल थे या कोई बड़ा वकील थे। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसलिए रिटायरमेंट से पहले ये सीजेआई चंद्रचूड़ आजकल चारों तरफ घूम घूम कर ऐसी बातें करते रहे हैं जैसे कि उन्होंने इतने दिनों में जो फैसले दिए उससे जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है उसका परिणाम इनके रिटायरमेंट के बाद देखने को न मिले। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।